हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। एग्जाम की डेट नजदीक है, काफी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। हम लोग उतने बेहतर ढंग से पढ़ाई अपनी स्टार्ट किए हैं। उसी के बीच में आपके पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हमारी और आप दोनों की तरफ से कुछ एफर्ट किए जा रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपके जो परिणाम है, जो आपके रिजल्ट्स हैं, वो बहुत ही बेहतर हो, है ना। तो इस कड़ी में आज हम डिस्कशन करेंगे छोटी आंत के और उसके भागों के नाम, उसके कार्य, वहां से जुड़ी हुई कोई ग्रंथियां होंगी तो वहां से ग्रंथियों को स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मानव मुख, उसके बाद मुख की ग्रंथियां, दांत, प्रकार और उसके कार्यों को डिस्कशन कर रखा है। इसके बाद सेकंड वीडियोस में मानव मुख के कार्य, इसके अलावा आमाशय से जुड़ी हुई समस्त चीजों को बताया गया। आज की तीसरी वाली वीडियो में आज मुझे लग रहा है कि थर्ड हम लोगों की क्लास है। थर्ड क्लास में हम लोग छोटी आंत से स्टार्ट करेंगे। वहां की एक ग्लैंड्स है, वहां उस ग्लैंड को समझेंगे। इसके अलावा छोटी आंत के भागों के नाम आपको पढ़ाए जाएंगे। तो हम लोग कंटिन्यू एफर्ट, जो प्रयास अपने तरफ से निरंतर कर रहे हैं, आप अपने लिए, मैं भी आपके लिए, आपके परिणाम को बेहतर बनाने के लिए, इस कड़ी में हम लोग पहले 4 से 6 वीडियोस में आधे घंटे की जो वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, उस वीडियोस में 4 से 6 वीडियोस में फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट लेसन जो आपका है, उसमें से सारी चीजों को कवर करेंगे, जिसमें प्लांट और उसके बाद एनिमल्स में जैव प्रक्रम, सारी चीजें आपको समझाई जा रही थी कि जैव प्रक्रम क्या है, उसके बारे में आपको बताया, समझाया गया था। तो 4 से 6 वीडियो में उसको कवर करेंगे, विद्या क्वेश्चन बैंक के समस्त क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की एक नई टॉपिक। नाम है, खास करके ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस बात को बेहतर ढंग से याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्टमक के ऊपर। स्टमक जहां पे उसका पायलोरिक तीसरा चौथा रीजन खत्म होता है, उसके ठीक नीचे से अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो दिखाई देता है कि भाई एक तरफ समझे तो आपको दिखाया गया था कि यहां से मानव मुख स्टार्ट हो रहा था। मानव मुख से नीचे की तरफ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर था। क्या कहते थे इसको? स्टमक, आमाशय कहते थे। आमाशय के भागों के नाम बताए गए। इसके अलावा फिर आपको बताया गया कि इस तरह की संरचना घूमी हुई है और नीचे की तरफ ढेर जिगजैग मुड़ी हुई संरचना है या ज्यादा मुड़ी हुई संरचना है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, छोटी आंत का पूरा भाग है। छोटी आंत मध्य में, और आपको बताया गया था कि बड़ी आंत उसको घेरे हुए बाहर से, अर्थात बड़ी आंत छोटी आंत को क्या करके रखी है? घेर के रखती है। आपने पिछले वीडियोस में इसके बारे में पढ़ा था, आपको बताया गया था। वंस अगेन रिवाइंड कर दिया जा रहा है। आपको पहले भी बताया गया, आज भी बताया जा रहा है कि जब भी यहां पे आपको फिगर बनाया जाता है, बताया जाता है, तो अपने पेन को, अपने एक पेन और रफ को लेकर उसको रिवाइंड करें, दोहराएं, कई बार इसको बनाने की कोशिश करें, जिससे आपका जो फिगर है वो कंप्लीट होता जाए। मैंने आपको सूचित किया था कि आधे जो मार्क्स होते हैं किसी क्वेश्चन के, आधे मार्क्स आपके फिगर प्रोवाइड कर देते हैं, आपको दिलवा देते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहां तक हम लोगों ने इन सभी भागों को पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ रखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं छोटी आंत की बात। यहां से मैं थोड़ा सा लार्ज यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, और ये वाला रीजन था स्टमक। स्टमक को थोड़ा स्मॉल बनाता हूं और आपको दिखाता हूं कि यहां से जो भाग स्टार्ट होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है स्टार्ट। अर्थात ये, इसको मैंने डार्क थोड़ा बना दिया, यहां समझना है, और यहां से काफी कुंडलित संरचना होती है, नीचे की तरफ दिखाई देती है। तो हम लोग आज आंत के भागों के नाम और उसके कुछ कार्य या उसके ऊपर जो ग्लैंड उपस्थित होते हैं वहां की बातें करेंगे। अगर ग्रंथियों की बात करें तो यहां पे एक ग्लैंड्स होती है, और सबसे पहले तो इस भाग का नाम जान जाइए। इस पहले भाग का नाम है ग्रहणी। इसे हम कहते हैं
ड्यूडिनम, सॉरी, इसे हम कहते हैं ड्यूडिनम अर्थात ग्रहणी। आप हिंदी नाम याद रखिएगा, इसको कहते हैं ग्रहणी। ये छोटी आंत का पहला भाग है, छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडिनम अर्थात ग्रहणी होता है। यहीं से इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए तो ग्रहणी के ठीक अंदर की तरफ उल्टे कह सकते हैं सी आकार की होती है या उल्टे यू आकार की संरचना होती है ग्रहणी। चूंकि अमाशय के जस्ट बाद की संरचना है तो हल्के से देखेंगे कर्व की तरह सी आकार की संरचना को धारण करती है, और सी आकार की जो संरचना धारण करती है इसी में एक गुलाबी रंग का, लीजिए भैया, उसी के अनुसार जो है कि आपको कलर भी प्रोवाइड कर दिया गया कि हल्की गुलाबी रंग की एक संरचना पाई जाती है, और ये संरचना पत्तियों की तरह होती है और कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ उभर कर दिखाई देती है। अर्थात अमाशय के ठीक नीचे एक ग्लैंड होती है जो हल्के गुलाबी रंग की होती है, और ये जो ग्लैंड है इसका नाम आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया था, आपको शॉर्ट में बताया गया होगा, इसे हम कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास अर्थात बताइए, अर्थात अग्नाशय। अग्नाशय आज डिस्कशन करते हैं अग्नाशय के ऊपर। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नियर अबाउट अगर माउथ से कोई क्वेश्चन ब्लैंक होता है, छूटता है, तो आके स्टमक पे, स्टमक के बाद आपके एक मिक्स ग्लैंड पैनक्रियास के ऊपर आके स्थित होता है। अर्थात यहां से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से पूछे जाते हैं। आप भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे। अब आप समझिए कि पैनक्रियास, सबसे पहली बात तो पैनक्रियास क्या है, एक ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? तो पैनक्रियास एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड जिसे कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर ये मिक्स ग्लैंड क्या होती है? तो मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है कि ऐसी ग्रंथियां जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर को दर्शाती हैं। अब एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई दिमाग में कि सर इंडोक्राइन क्या है और एक्सोक्राइन क्या है? तो आप समझिए, इंडो का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? इंडो का मतलब अंदर होता है, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो इंडो और एक्सो, अब बात समझिए कि सर ये इंडो और एक्सो क्या आ गया। इंडो का मतलब मैंने बताया अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का उत्सर्जन, फिर से ध्यान से सुनिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम मिश्रित ग्रंथि के बारे में बता रहे हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स का उत्सर्जन सीधे रुधिर के अंदर करती हैं। किसके अंदर करती हैं? रुधिर के अंदर करती हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर के आसपास मैंने देखा है क्वेश्चन आते हुए। तो मिक्स ग्लैंड को, पैनक्रियास को आपको समझा रहे हैं पहले कि इसे मिश्रित ग्रंथि अर्थात मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह इंडोक्राइन नेचर और एक्सोक्राइन नेचर दोनों को प्रदर्शित करती है, और जो दोनों को प्रदर्शित करता है उसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, है ना। तो ध्यान देंगे कि इंडो का मतलब बताया गया कि जो अपने हार्मोन्स या अपने एंजाइम को कहां कहां भेजे, सीधे रुधिर के अंदर। किसके अंदर? बस यही ध्यान देना है कि किसके अंदर, तो रुधिर के अंदर भेजे। किसके अंदर भेजे बाबू? रुधिर के अंदर। और ऐसी ग्लैंड जो अपने एंजाइम या हार्मोन्स को रुधिर के बाहर भेजे तो उसे एक्सोक्राइन, और जो रुधिर के अंदर भेजे उसे इंडोक्राइन। बातें क्लियर हो रही होंगी आपको, आई होप। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही पॉइंट बताई जा रही हैं जो आपकी क्वेश्चन बैंक में, विद्या क्वेश्चन बैंक में आपको खूब रटने के लिए दिया गया है ना। बस आधे घंटे का मैक्सिमम वीडियो होता है, आधे घंटे से कम का वीडियो है। पूरी तरह से उसी में आपको सारी चीजों को समझा दिया गया। मैंने आपको कहा कि वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर में सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंस अगेन आप मुझे बताइए, इंडोक्राइन का मतलब और एक्सोक्राइन का मतलब। तो आप बताएंगे कि इंडो का मतलब होता है कि ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स या एंजाइम का स्राव सीधे रुधिर के अंदर करती हो, तो उसे अगर अंदर करती हैं, किसके अंदर? रुधिर के अंदर, तो इंडोक्राइन, और जो बाहर करती हैं उसे एक्सोक्राइन। बातें क्लियर हो गई। मैक्सिमम हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं, जैसे हमारे मस्तिष्क में 3 है। आप जानते हैं, एक मास्टर ग्रंथि है, एक हाइपोथैलेमस है ना। मास्टर को आप क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, है ना। और इसके अलावा पीनियल ग्रंथि,
पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियां दो गले में है, थायराइड और पैराथायराइड, एक चेस्ट पे थाइमस, किडनी के ऊपर एंड्रिनल, है ना। बहुत सारी ग्रंथियां, एक यहाँ ग्रंथि, ये मिश्र ग्रंथि। मैक्सिमम जो हमारे अंदर इंटरनल ग्रंथियां होती हैं वो इंडोक्राइन होती हैं। और आपको इंडोक्राइन का मतलब पता हो गया है कि इंडोक्राइन का मतलब कि अपने हार्मोन्स का स्राव किसमें करे, रुधिर के अंदर करे, तो इंडोक्राइन। और बहुत सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो बाहर करती हैं, जैसे हमारी सलाइवा, लार ग्रंथि, है ना। लार ग्रंथि जो लार का सिक्रेशन करती है, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि लार ग्रंथि, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में आई होप बताया गया था कि लार ग्रंथि जब लार का स्राव करती है तो भोजन में मिश्रित होता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां हैं। ये दोनों ग्रंथियां जो आप पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, ये दोनों एक्सोक्राइन है। ये अपने हार्मोन्स या एंजाइम का स्राव रुधिर के अंदर नहीं करती भाई, भोजन के अंदर करती हैं, भोजन को पचाने का काम करती हैं। लेकिन ये जो साहब हैं, पैनक्रियाज साहब, ये अपने हार्मोन्स और एंजाइम का स्राव, कुछ हार्मोन्स का स्राव रुधिर के अंदर करते हैं और कुछ रुधिर के बाहर अर्थात भोजन के साथ कर देते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिश्रित ग्रंथि, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। हल्के गुलाबी रंग की पत्ती की नुमा संरचना होती है, अमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। अब नाम भी याद रख लीजिए, ये है अमाशय, अमाशय, और ये है अग्नाशय अर्थात अमाशय के नीचे अग्नाशय। कितना सही ट्रिक बन गया है, अमाशय के नीचे अग्नाशय। पत्ती की नुमा संरचना होती है, हल्के गुलाबी रंग की होती है, तो कलरफुल भी वही डाल दिया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। कौन सी ग्रंथि है? मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। आपको बताया गया, मैं फिर से नहीं रिवीजन कर रहा हूं। मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं आप जानते हैं। तो ये मिश्रित ग्रंथियों का मतलब समझिए, या क्यों कही जाती हैं, कौन से हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तो जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में इसी के नाम का, पैनक्रियाज से इसी के नाम का एक एंजाइम सीक्रेट होता है, एक रस सीक्रेट होता है। तो पैनक्रियाज को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लीजिए, दोनों नाम लगभग सिमिलर, वैसे ही मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश में उस एंजाइम को पढ़ना चाहेंगे तो कहा जाता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। और हिंदी में उसे कहा जाता है अग्नाशयी रस। क्या कहते हैं? अग्नाशय रस। बात को एकदम क्लियर करके सुनिएगा। पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि एक्सोक्राइन का नेचर क्या होता है। पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय से इसी के नाम का एक रस निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय रस। एग्जाम नजदीक है, कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, बता रहे हैं भाई साहब आपको। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, और अग्नाशय से इसी के नाम का एक रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है या अग्नाशय रस निकलता है। इंग्लिश में पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये यहीं से सीधे छोटी आंत के साथ मिश्रित हो जाता है, इसमें खुलती है इसकी ग्लैंड। तो ये अपने जितने वो पैनक्रियाटिक रस होते हैं वो सीधे भोजन में भेजते हैं, अर्थात भोजन में भेज देती है, भोजन का पाचन का कार्य करता है। बातें समझ में आ रही है? मिश्रित ग्रंथियों को समझा रहे हैं कि इसमें क्या होता है, अग्नाशयी रस होता, सिक्रीट होता है, उत्सर्जित होता है, जो भोजन में अग्नाशय के साथ यहां से रिसाव होकर या सिक्रीट होकर भोजन में मिश्रित हो जाता है, तो भोजन को पचाने का काम करता है। ये देखिए, ये यहां से निकल के छोटी आंत के पहले भाग अर्थात ग्रहणी में चला जाता है और कोई ब्लड से कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है। दूसरा, अग्नाशय के अंदर अगर हम थोड़ी सी यहां पे इस पॉइंट्स को मिटाकर समझें, अग्नाशय के जो अंदर का भाग होता है अर्थात इसमें ढेर सारी सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा एंड कहीं कहीं ओमेगा दिया है, कहीं कहीं डेल्टा दिया है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, अल्फा, बीटा और ओमेगा या डेल्टा कह सकते हैं। अब बात यह है कि जो अल्फा सेल्स होती हैं, थोड़ा सा कलर कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर
समझ में आए, जो अल्फा होती है, अल्फा सेल पहला, दूसरा बीटा सेल, बीटा सेल अर्थात बीटा कोशिका, बीटा कोशिका, और तीसरा है डेल्टा, डेल्टा कोशिका। यहां भी कोशिका कर लीजिए। केवल आप यही चीज ध्यान से सुनिएगा, यहां भी कोशिका है अर्थात 3, 1, 2 और 3, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अब आप जो चीजें छोड़ने लायक उसको छोड़ दीजिए। डेल्टा का कोई विशेष कार्य नहीं होता है तो इसको हम ब्लैंक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ये दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थात अल्फा कोशिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीटा भी कोशिका। यही चीज अगर आपको समझ में आ गई तो मिश्रित ग्रंथि अगर आ गई, पैनक्रियाज आ गया तो पूरा छाप देंगे एग्जाम में। बातें ध्यान से सुनिएगा, वही चीजें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीरीज या विद्या क्वेश्चन बैंक में आपको पूरी तरह से याद करने के लिए दिया गया। तो यहां 10 मिनट में समझ लीजिए सारी बातों को। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसका कुछ रस जो होता है रुधिर के बाहर और कुछ रस रुधिर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो बाहर वाले रस को तो आप जान गए भाई, ये अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस क्या करता है, इसको भोजन में डालता है, ब्लड में नहीं डालता। लेकिन यही अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, ये समझिए करते क्या है। अल्फा सेल हमारे लीवर में, लीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में, यकृत कहते हैं, है ना। उसकी और अगर छोटी वर्जन बताएंगे तो आप हंसने लगेंगे, है ना। आप जानते हैं, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था या कभी आपने पढ़ा होगा किसी से, तो आप समझिएगा जो लीवर होता है वो हमारे इस रीजन पे होता है। अगर हम देखें तो इस रीजन, स्टमक के ठीक इस साइड पे होता है और कुछ इस तरह की संरचना धारण करता है। यहां से ये आके अग्नाशय में ऐसे जुड़ता है। तो लीवर के पास एक बड़ा अच्छा गुण क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन, लगभग सभी लोग भोजन करते हैं भाई, जीने के लिए तो करना होता है ना। तो जो भोजन करते हैं उससे जो ग्लूकोज प्राप्त होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपको लीवर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे बड़ी आंख के साथ तो ये चीजें रिवाइन होंगी, और जब रिवाइन होंगी तो सारी चीजें एकदम एक झटके में याद हो जाएंगी। लीवर का एक मुख्य कार्य यह है कि यह शरीर में उपस्थित जो भोजन के साथ बहुत सारा पाचन होता है, मिठाई उठाई सब हम लोग खाते चलते रहते हैं, उसमें ग्लूकोज रिलीज होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रखता है। इस लीवर की बात चल रही है भैया, अपने पास रख लेता है। और यही अल्फा कोशिका करती क्या है, जब शरीर या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा की कमी होती है तो वंस अगेन ये क्या काम करती हैं कि ग्लाइकोजन को, यहां पे नोट कर लीजिएगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलती है। किस में बदलती है? ग्लूकोज में। अब आप क्लियर कर लीजिएगा, पेन डाउन कर रहे हो, पेन डाउन कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे तो बहुत बेहतर होगी। छोटी छोटी पॉइंट को कंटेन जोड़ते जाएंगे अपने नॉलेज के साथ, है ना। ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करती है? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। अर्थात आपने दो चीजें पढ़ ली क्या, कि अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, यहां लिख लीजिए लीवर कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज को किसमें? ग्लाइकोजन में। और ये अल्फा सेल्स, अगर हम इसको मिटा दें, ये डेल्टा को हम हटा देते हैं यहां से, अगर हम अपने इस सेल अल्फा सेल की बात करें तो ये जो स्टोर ग्लाइकोजन है किसमें स्टोर है? लीवर में। इसको वंस अगेन किसमें चेंज करती है? ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज में चेंज कर देती है तो फिर से एनर्जी मोड में हो जाते हैं, अर्थात हंसने बोलने लगते हैं, खेलने लगते हैं। नहीं तो वैसे तो मुंह एकदम लटका रहता है जब एनर्जी की कमी हो जाती है। तो ये काम क्या करती है कि अल्फा सेल्स ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करती है? ग्लूकोज में। वहीं अगर लीवर की बात करें तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। यहां पे अल्फा सेल्स लिख दीजिए। बातें सही है? अगर आप कहीं नोट कर रहे होंगे तो कोष्ट में छोटा सा ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी
इतनी चीजें तो हो गई कि भाई ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है, ये नियंत्रित रखती है, बहुत बेहतर ढंग से बनाए रखती है शरीर के अंदर, ग्लूकोज की कमी नहीं होने देती है। लेकिन सडनली अगर मान लीजिए आप मार्केट से जा रहे हैं और गुलाब जामुन खूब आपको दिख रही है अच्छी अच्छी, और मन कर दिया कि भैया 4 गुलाब जामुन मार लें, तो जब 4 गुलाब जामुन खा लेते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है और ये निरंतरता अगर बनी रहती है तो एक डिजीज या एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स होती है जिसे आप कहते हैं मधुमेह। मधुमेह अर्थात शुगर रोग, है ना। इस बात का ध्यान देंगे कि जब अल्फा सेल्स या हमारे शरीर में सीधे अल्फा सेल को भाई अभी क्यों उसमें घसीटें, हम सीधे सीधे बताएं कि अगर हमारे खाने पीने से अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है और वो निरंतरता धारण कर लेती है तो उस समय एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं मधुमेह अर्थात शुगर रोग। शुगर रोग में होता क्या है कि जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब बीटा सेल्स काम करती है। वंस अगेन यहां पे मैं आपको बीटा सेल्स बता देता हूं। बीटा सेल्स जो होती हैं, बीटा सेल्स जो होती हैं, ये जो रुधिर में हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ जाती है, वंस अगेन फिर से समझिएगा, ये फिर से उल्टा प्रोसेस हो रहा है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कि कौन सी मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है हमारे खाने पीने से, तो हमारी बीटा सेल्स इसको वंस अगेन करती है कन्वर्ट, और कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में। अब आप समझ लीजिएगा किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, अर्थात ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करती है, ग्लाइकोजन में। और ये कहां संचित हो जाता है, ये लीवर में फिर से स्टोर हो जाता है। अर्थात आप पूरी कहानी समझिए, मैं शॉर्ट वे में समझाता हूं इसको। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब कि इसके कुछ जो रस हैं, कुछ हार्मोन्स या एंजाइम हैं, वो रुधिर के बाहर सिक्रीट होते हैं और कुछ रुधिर के अंदर सिक्रीट होते हैं, इसलिए हम इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। बाहर जो सिक्रीट होता है वह अग्नाशयी रस होता है। यह भोजन में सिक्रीट होता है, पहुंचता है और भोजन को का पाचन करता है, भोजन का पाचन कंप्लीट करता है। भोजन में मिश्रित होकर भोजन का पाचन कंप्लीट करने में मदद करता है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पैनक्रियाज में अर्थात अग्नाशय में गुच्छे गुच्छे नुमा एक संरचना पाई जाती है। ये चीजें मिस हो गई थी, फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। जो चीज मिस हो गई है वो चीजें खास करके एग्जाम में पूछ दी जाती हैं, तभी ऐसा हो जाता है कि सर पेपर गड़बड़ हो गया, है ना। स्किप मत रखिए। ये जो गुच्छे गुच्छे नुमा जो संरचना होती है, ये सेल्स का एक ग्रुप है, यही सेल्स है। ये जो आपने तीनों अभी लिखा था, अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये तीनों सेल्स जो होती हैं लैंगर हैंड की दीपिकाएं कहलाती हैं। लैंगर हैंड्स की द्वीपिकाएं अर्थात लैंगर हैंड्स की दीपिकाएं कहलाती हैं। इस बात को तुम क्लियर करके रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि व्हाट इज नो अबाउट आइसलैंड्स ऑफ लैंगर हैंड्स, अर्थात आप लैंगर हैंड की दीपिकाओं के बारे में क्या जानते हैं या क्या समझते हैं आप। तो आप सडनली बताएंगे कि ये कहां पाई जाती हैं, हमारे अग्नाशय में पाई जाती हैं, और अग्नाशय में कुछ सेल्स गुच्छी की संरचना धारण करती हैं जिसे कहते हैं लैंगर हैंड्स की दीपिकाएं। और वो सेल्स कौन सी होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है और डेल्टा होती है। बातें क्लियर हो रही हैं। आई होप कि आप कंसंट्रेट होंगे और बेहतरीन ढंग से सारी चीजों को पेन डाउन कर रहे होंगे। और पेन डाउन से बेहतर है कि क्लास में इतने इन्वॉल्व होकर जुड़ के सुनिए कि सारी चीजें याद होती चली जाए। तो जो होता है हम लोग यहां थे लैंगर हैंड्स की दीपिकाओं के ऊपर। लैंगर हैंड्स की दीपिकाएं कौन कौन सी होती है, ये जो सेल्स होती हैं अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये गुच्छे गुच्छे के रूप में यहां पाई जाती हैं और यही कहलाती है लैंगर हैंड्स की दीपिकाएं। लैंगर हैंड्स की दीपिकाओं में अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती हैं। अल्फा काम क्या करती है आप समझिएगा, ये सेल्स है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स यहां पे नोट किया गया है, फिर से यहां नोट कर देते हैं। अल्फा
सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करती है? ग्लूकोज में। कब? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है। और यही लीवर जब शरीर में मात्रा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो बीटा सेल्स काम करती है। वो बीटा सेल्स अपने इंसुलिन हार्मोन्स को, ये हार्मोन्स मिस हो गया था, कौन से हार्मोन्स को स्राव करती है? इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जो आपके शरीर में पहुंचकर समस्त बॉडी ऑर्गन्स, समस्त कोशिका अंगों को एक्साइट करता है और कहता है भाई कि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग कार्य करिए। तो उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय मात्रा में हमारा भाग लेता है कौन? हमारा लीवर भाग लेता है। तो लीवर जितने भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप कहेंगे कि सर जब ऐसा होता है तो शुगर रोग क्यों हो जाता है? तो भाई अवस्था ढलने के उपरांत हमारी जो बीटा कोशिकाएं हैं ये बड़ी तेजी से डैमेज होने लगती हैं, मरने लगती हैं, और इनसे इंसुलिन का स्राव कम होने लगता है। जब इंसुलिन का स्राव कम होगा तो लीवर हमारा काम कम करता है, अर्थात जो ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को ग्लाइकोजन में कम रूपों में कन्वर्ट करता है। इसलिए ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और मधुमेह रोग हो जाता है। आई होप की बातें क्लियर होंगी आपको, है ना? ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। मैंने आपको बताया था कि दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू। आपके लिए ये टाइम क्या है? एकदम गोल्डन टाइम है। अगर ये टाइम मिस हो गया तो जिंदगी भर हाथ मलना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे जो पॉइंट्स हैं उसको भी ध्यान में रखिए। इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करके छोटे आंत के अन्य भागों के नाम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, है ना? नहीं, अगर ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो यही स्टॉप कर दिया जाएगा, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। छोटी आंत के जो भाग होते हैं ये यहां से कुछ इस तरह से आपको बताई गई थी। ये आंत छोटी आंत होती है और इसको चारों तरफ से कौन घेर के रखता है? बड़ी आंत घेर के रखती है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे फिगर बनाया जा रहा है, 2 बार 3 बार अगर आपने डायग्राम ड्रा कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में फटाफट ऐसे ऐसे सब की तरह फटाफट बना के खत्म कर देंगे। ये इंटरनल रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। लेकिन यहां पे क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि चारों ओर से जो घेर के रखती है ये बड़ी आंत है, और ये छोटी आंत, ये वाला जो भाग था पहली आंत का पहला भाग था, इसे कहते थे ड्यूडिनम। ड्यूडिनम था। इसके अलावा 2 अन्य भाग होते हैं, मैं यहां पे पेन डाउन कर देता हूं एक तरफ से, बस भागों के नाम समझ लीजिए। ये रहा आपका पहला भाग, छोटी आंत के जो भाग हैं, ये भाग है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, छोटी आंत के भाग। जो पहला आपने क्या बताया कि पहला है ड्यूडिनम अर्थात ग्रहणी। ग्रहणी, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम। दूसरा है जेजनम। जेजनम को हिंदी में क्या कहते हैं? जेजनम को कहते हैं मध्यांत। और तीसरा का की भी हिंदी लिख लीजिए, तब इंग्लिश लिखिए सेशांत। अर्थात ग्रहणी, मध्यांत, सेशांत। ड्यूडिनम, जेजनम, ड्यूडिनम, जेजनम, इलियम, है ना? ड्यूडिनम, जेजनम और इलियम। पूरी तरह से याद रखिएगा। तीनों भागों के नाम आपको सबमिट कराए गए। ड्यूडिनम अर्थात ग्रहणी, जेजनम मतलब मध्यांत, और इलियम मतलब सेशांत। फिर से ध्यान रखिएगा, तीनों भागों के नाम याद कर लीजिएगा। आगे की पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाई जाएगी। अभी आज आपने भागों के, छोटी आंत के भागों के नाम पढ़ा, जिसमें आपको पहली जो छोटी आंत का भाग था ग्रहणी, इसके बारे में बताया गया। इसके साथ जो लगी हुई ग्रंथि है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। यहां से आपको बताया गया कि 5 से 6 नंबर के आसपास क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं।
अर्थात यहां से भी और यहां से भी, और मानव मुख जो था वो भी। तो मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 समझाई गई आपको। इसके अलावा उसके पहले वाले भाग में आपको फोटोसिंथेसिस और उसके जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया था। तो ध्यान से समझिए, मैंने आपसे कहा है कि 6 से 7 वीडियो में या 5 से 6 वीडियो में हम लोग सारी जो मेन पॉइंट्स है, जो लॉन्ग क्वेश्चन कंटेन करती हैं, कवर करती हैं आपके सिलेबस को, उसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसे एक वीडियो में आधे घंटे का एक वीडियो लिया जाएगा। उसमें सारे जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप मुझे बहुत बेहतर ढंग से बता देंगे। जैसे आप यहां पे पढ़ रहे हैं वो बहुत बेहतर होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बेहतरीन ढंग से लगे रहिए, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। आने वाले भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।